हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन वेव्स बाय नेत्री। तो आज हम करेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द मुगल्स विच इज 16 टू 17 सेंचुरी। तो हमें हमने अपने पहले चैप्टर्स में देख लिया था कि कैसे 12 टू 15 सेंचुरी में बहुत अलग अलग सुल्तान ने रूल करा इंडिया पे। तो अब फिर उसके बाद कौन आते हैं? मुगल्स। नाउ रूलिंग एज लार्ज एज टेरिटरी एज इंडियन सब with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. तो हमारे क्या इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफी बड़ा भी था, और बड़े के साथ साथ उसमें ऐसे लोग रहते थे जिनका अलग कल्चर है, अलग रिलीजन है, देन अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होता था। नाउ क्वाइट in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had seemed possible for only short periods of time. तो पर जो मुगल्स आए उन्होंने ऐसा बहुत मतलब अच्छे से उन्होंने एम्पायर को संभाला। From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. तो पहले के टाइम में वो सिर्फ मतलब जब वो आए थे तब वो छोटा सा एरिया लेते थे, दिल्ली आगरा और उसके आसपास का एरिया। बट टाइम बीता, 150 ईयर्स बाद उन्होंने ऐसा हो गया कि पूरा सब कॉन्टिनेंट जो पूरा इंडिया है, बस साउथ साउथ का थोड़ा सा एरिया हम छोड़ देते हैं, डेक्कन का एरिया। तो ज्यादातर जो इंडिया था वो उनके रूल में था। थोड़ा डेक्कन का एरिया छोड़ दो और असम वाला एरिया छोड़ दो, मीन्स ईस्टर्न इंडिया छोड़ दो अगर, और डेक्कन। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. और वो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, एक तो ना उन्होंने एक्सपीरियंस ले लिया था, जैसे उनसे पहले शेरशाह सूरी था तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का होता था, कैसे मिलिट्री को देखा जाता था, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुके थे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से इंडियन सबकॉन्टिनेंट को संभाला। Now today the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of Mughal emperors. तो अब जो इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीच दी जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देते हैं जो स्पीच, वो रेड फोर्ट से देते हैं, जो कि पहले जहाँ पे मुगल एम्परर्स रहते थे, रेड फोर्ट में रहते थे। सो दिस इज अ रेड फोर्ट। नाउ अभी मुगल्स थे कौन? मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स। तो कौन थे मुगल्स? एक तो कहाँ से आए थे मुगल्स इंडिया में, मीन्स इंडिया के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। बाहर से कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से आए थे। और अब आप हमने पढ़ा था कि मदर की साइड वो जेंगिस खान के साइड थे। अब हमने जेंगिस खान का प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो अ, थोड़ा सा इन्वेजन करते हैं ना चेंगिस खान, उनके फिर आगे के रूलर्स जो थे वो इन्वेजन करते हैं, मीन्स दिल्ली के साइड वो आते हैं, इन्वेड करते हैं दिल्ली को। द मुगल रूलर हु रूल्ड ओवर द पार्ट्स ऑफ चाइना इन सेंट्रल एशिया। तो कौन था चेंगिस खान? एक किंग, एक रूलर था जिसने चाइना और सेंट्रल एशिया को रूल करा। सेंट्रल एशिया मीन्स अगर एशिया का आपको याद है मैप, तो एकदम बीच वाला जो है, मीन्स इंडिया के वेस्टर्न साइड आप कह सकते हो, ऊपर वाला एरिया लाइक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, वो वाला एरिया। नाउ और जो फादर की साइड से वो कहाँ थे? सक्सेसर ऑफ तिमूर, वो जो कि ईरान इराक एंड मॉडर्न डे टर्की जो है, ईरान इराक पता होगा, ईरान इराक जो अरेबियन पेनिनसुला में आता है थोड़ा सा, वहां के जो वहां पे रूल करता था तिमूर। तो उनके थे वंशज थे वो, ऐसे कह सकते हैं उनके वंशज वंशज थे। However, the Mughals did not like to be called Mughals or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. पर जो आए थे मुगल्स थे, वो उनको पसंद नहीं था कि कोई उनको मुगल बुलाए या फिर मंगोल बुलाए। क्यों? क्योंकि चेंगिस खान जब भी आता था ना दिल्ली में इन्वेड करता था, तो वो हर लोगों मतलब सबको मार देता था। उनकी ऐसी पॉलिसी थी, जैसे वो आए, उन्होंने किसी किंग को कहा कि आप हमारे अंदर सब मतलब अपने राज्य हमारे अंदर कर लो, बट अगर कोई नहीं मानता था तो वो रूल पूरा सब कुछ, तो आर्मी वार्मी से तो लड़ते थे, बट वो जो पूरी पब्लिक थी, जनता थी, वो उनको भी मार देते थे, मतलब सब कुछ बिल्कुल खराब कर देते थे वो। तो इसलिए उनको पसंद नहीं था कोई उनको मुगल्स बुलाए, और फिर लोग उनको उनसे कंसिडर की
कि हम उनके चेंगिस खान के वंशज हैं, उनसे हमें कोई एसोसिएट करे, क्यों? क्योंकि लोगों को फिर याद आ जाता है, अच्छा ये इतने बेकार लोग हैं, या फिर इन्होंने पहले इतना मैसेकेयर करा हुआ है, इतने लोगों को मारा हुआ है। और वो इसलिए भी नहीं चाहते थे क्योंकि मंगोल उज़्बेक्स के साथ था, उज़्बेक्स भी उज़्बेकिस्तान है तो वहां के थे वो, और वो उनके कॉम्पिटिटर थे। तो ऑन द अदर हैंड द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिद ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398। और उनको ये बहुत प्राउड था कि वो तिमुर के साइड से हैं, क्योंकि तिमुर ने उनके इतने अच्छे एंसेस्टर थे, मीन्स इतने अच्छे एंसेस्टर होते हैं जो पुराने लोग होते हैं। हम जैसे जैसे हमारे एंसेस्टर कौन हो गए, हमारे परदादा या फिर हमारे उनसे बड़े, तो ये हमारे एंसेस्टर हो गए। उनको बहुत गर्व था इस पे, क्योंकि उन दिल्ली उन्होंने कैप्चर करा था 1398 में तिमुर ने। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी मतलब पिक्टोग्राफिकली वो करते थे। ईच रूलर मेड पिक्चर मेड ऑफ तिमुर एंड हिमसेल्फ, तो हर कोई तिमुर के साथ अपनी पिक्चर को बनाता था कि हम इनसे एसोसिएट करते हैं। नाउ मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, पहले कौन आया था? सबसे पहले बाबर आया था। होता है ना, बाबर का बेटा हुमायूं, फिर हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो ये आप थोड़ी लर्न कर लेना, आपको वो पता लग जाएगा कौन पहले कौन बाद। So Babur, the first Mughal emperor, succeeded to the throne of Ferghana in 1494 when he was only 12 years old। तो उसने कहाँ पे सक्सीड करा था? ये इंडिया में नहीं है, ये जगह बाहर कहीं करा था। He was forced to leave his ancestral throne due to invasion of another Mongol group, Uzbeks। अब हमने पढ़ा ना कि वो उज़्बेक्स को पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एक बाबर रूल करता था उसको उन्होंने इन्वेड किया था, मीन्स उसको बाहर निकाल दिया था और खुद उस पे फेरगाना को रूल करने लग गए थे उज़्बेक्स। नाउ आफ्टर इयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, मतलब बहुत ज्यादा घूमने के बाद काबुल उसने सीज करा बाबर ने 1504 में। काबुल तो पास ही आ गई है तो। फिर 1526 में डिफीट करा सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोधी। तो हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था? सैयद के बाद लोधी डायनेसिटी आती, तो उन्होंने लोधीज को हराया, खुद बैठ गए। कौन? बाबर खुद बैठ गया सीट पे एट पानीपत एंड कैप्चर दिल्ली एंड आगरा। पानीपत को मतलब कैप्चर करा एंड पानीपत पे बैठा, पानीपत पे जो इब्राहिम लोधी बैठा था उसको मारा, और फिर खुद कैप्चर कर लिया उसने दिल्ली और आगरा को। तो आगरा है। नाउ मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। अब मुगल्स में कैसे होता था, कैसे सक्सेशन होता था, मीन्स कैसे नया रूलर रूल करता था। नाउ द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमो प्रीमोगी नेचर। मीन्स इसका मतलब होता है कि एल्डेस्ट सन, जैसे होता है ना, एल्डेस्ट सन है वो ही इनहेरिट करेगा, वो ही, जैसे ना राजा का बेटा राजा और बड़ा बेटा उससे भी, तो राजा का बेटा राजा तो हो गई और बड़ा बेटा, तो उसमें वो बिलीव नहीं करते थे। तो इस परंपरा को क्या कहते थे? प्रीमोगेन्यूचर। ठीक है, प्रीमोगेन्यूचर, जहाँ पे एल्डेस्ट सन इनहेरिट करता था फादर का एस्टेट। इंस्टेड दे फॉलोड मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ को कोपार्सिनरी इनहेरिटेंस और अ डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंग्स ऑल द सन। बट वो किस में बिलीव करते थे? तिमुर के उसमें, जिसमें हर बेटे को अपना एक अलग अलग एक जगह मिलेगी, अलग डिवीजन होगा। मीन्स एक हमारे पास इतनी जमीन है तो उसका बंटवारा होगा, उस पर बिलीव करते थे। नाउ मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स। तो मुगल्स के कैसे रिलेशंस थे औरों के साथ? द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। तो ये भी हर इंसान चाहता है कि हम आगे तरक्की करें, तो ये भी चाहते थे तरक्की करें, तो कोई भी इनके आड़े आता था तो ये लड़ते थे, फिर रिफ्यूज करता था तो ये फाइट होती थी उनमें। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मोस्ट मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइन देम वॉलेंटरी। बट जैसे जैसे ये और ज्यादा पावरफुल हुए तो इनको खुद ही वो, मतलब इनको ऐसे लड़ना नहीं पड़ता था, इनको खुद ही वॉलेंट्री, मीन्स हम कि हम ही आपको दे देते हैं, आप लड़ो मत हमसे, बस ऐसे होता है ना। कैसे करते थे वो? शादी करवा दी, जैसे अपनी बेटियों की मुगल फैमिलीज में शादी करवा दी, फिर उनको हायर पोजीशंस मिल जाती थी। बट कुछ रेजिस्ट भी करते थे, ऐसा नहीं कि सब जो राजपूत हैं वो एकदम हाँ में ला देते, ऐसा नहीं होता था, कुछ रेजिस्ट भी करते थे, कुछ लड़ते भी थे। जैसे द सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसे सिसोदियास ने मना कर दिया था। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबल ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड बैक एज असाइनमेंट्स, वतन जागीर। अब क्या होता था, जैसे किसी ने फाइट करी,
तो वो जब हार जाते थे मुगल से तो वो दे तो देते थे अपना उनका लैंड उनको दे देते थे, बट वो कहते थे कि अब तुम हमारे अंडर हो, तुम हमें थोड़े सा जैसे जब हम फाइट करने जाएंगे तो तुम जाओगे, अगर हम चूज करते हैं तुम्हें तो तुम्हें जाना पड़ेगा, कुछ हमें रेवेन्यू देना पड़ेगा। The careful balance between defeating and not humiliating their opponent enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chiefs, but it was difficult to keep this balance all the time. बट वो क्या करते थे, जैसे उनको उनकी वापस कर दी जमीन, उनका लैंड वापस दे दिया, तो इससे क्या वो हरा तो देते थे बट ह्यूमिलिएट मींस बेइज्जत नहीं करते थे उनको कि उनके लैंड से निकाल दिया उनको, ऐसा नहीं करते थे। तो इससे वो अपनी पावर को मेंटेन करके रखते थे, बैलेंस रखते थे। नाउ मनसबदार एंड जागीरदार, हम पढ़ेंगे कि मनसबदार कौन होते हैं और जागीरदार कौन होते हैं। नाउ एज द एम्पायर एक्सपैंड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन, जैसे जैसे हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुगल का रूल बढ़ा, मुगल्स ने बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना शुरू करा, जैसे जॉब के लिए रिक्रूट करती है ना कंपनी, ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मुगल्स ने भी रिक्रूट करा, जॉब पे रखा। फ्रॉम अ स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स they expanded to include Iran, Indian Muslims, Afghans, Rajput, Marathas and other groups। तो सबको ज्वाइन करा, ये नहीं कि वो भेदभाव ऐसा सच नहीं करते थे जैसा बुक में लिखा है कि मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स को जैसे पहले नहीं पूछा जाता था, इंडियन मुस्लिम्स को उनको भी पूछा। फिर राजपूत से शादी करवाई तो उनको थोड़ा हायर पोजीशन दे दिया, मराठास को। और जो काम करते थे मुगल सर्विस में उनको हम कहते थे मनसबदार। द टर्म मनसबदार रेफर टू इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब मीनिंग अ पोजिशन और अ रैंक। मनसब होल्ड करते थे, मनसब मतलब क्या होता था, एक रैंक होल्ड कर रहे हैं, एक पोजिशन है उनकी। इट वॉज ग्रेडिंग सिस्टम होता था, सपोज जिसके ज्यादा रैंक अच्छी है जिसकी, उसको ऊपर रखा, उसकी सैलरी ज्यादा है, या फिर उसको ज्यादा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी। ऊपर ज्यादातर किसको रखे, जो स्ट्रांग है, तो उसकी आर्मी भी ज्यादा होगी, और फिर आर्मी भी ज्यादा होगी और उसकी सैलरी भी ज्यादा होगी। तो हर चीज पे मुगल फिक्स करते थे, जैसे रैंक फिक्स कर दी, सैलरी उस हिसाब से दी जिसकी जितनी ज्यादा उसकी रैंक है, मीन्स जितनी अच्छी उसकी रैंक है और उतनी ही उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। जात होता है, जैसे क्या तुम्हारी रैंक है तो वो किसी नंबर में ही तो बोलेंगे कि सपोज फर्स्ट रैंक है या सेकंड रैंक है, तो ये नंबर्स में बोलते थे तो जात कहते थे। और इसमें जितनी ज्यादा जात होती, सपोज अगर किसी की 10,000 है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, और जिसकी अगर 100 है वो बहुत गंदा है, मीन्स अच्छा नहीं है उतना ज्यादा। तो जितनी जैसे हम हमारे पेपर में क्या होता है, जिसकी फर्स्ट रैंक है वो अच्छा है और लास्ट रैंक वाला इतना अच्छा नहीं है। बट इसमें उल्टा था, जिसकी जितनी ज्यादा रैंक है, अब जिसकी ज्यादा रैंक है उसको ज्यादा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो इसमें उल्टा था। नाउ द मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार, और सवार मीन्स हॉर्समैन और कैवेलरीमैन। तो जिसकी ज्यादा मनसबदारी मीन्स जिसकी ज्यादा रैंक, उतनी ज्यादा उसको सवार रखने पड़ते थे। द मनसबदार ब्रॉट हिज cavalry men for review, got them registered, their horse branded, and then received money to pay them as salary। तो मनसबदार को लाना पड़ता था अपने हॉर्सेस को, अपने लोगों को, और उनकी स्किल्स देखी जाती थी, उनको रजिस्टर करवा दिया जाता था। और ब्रांड क्या होता है कि एक ब्रांड एक ठप्पा मार, जैसे होता है ना ठप्पा मारना, एक हमारा बैग है तो हम उस पर ठप्पा मार देते हैं, ये की पहचान की ये मेरी है। तो ऐसी ब्रांडिंग कर दी जाती थी हॉर्सेस पे, ताकि पता लग जाए कि हाँ ये आर्मी के लिए है, या फिर ये इस पर्टिकुलर पब्लिक इस पर्टिकुलर इंसान का है, या फिर इस पर्टिकुलर रूलर का है। एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी, सैलरी में उनको दे दिया जाता था। मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर्स। और ऐसा नहीं कि हमेशा मनसबदार को जो सैलरी मिलती थी वो कैश मिलती थी, कभी कभी उनको लैंड दे दिया जाता था, जागीर्स लैंड दे दिया जाता था। और उससे कह दिया जाता था, जैसे सपोज किसी की 10,000 है तो उसको उतना ही लैंड दे दिया जिसकी रेवेन्यू आसपास 10,000 के आसपास है, तो उसको वो दे दिया, और जितना भी रेवेन्यू वो वहां से कलेक्ट करेगा वो उसका एज अ सैलरी उसका। So most Mansabdar did not actually reside or administer their jagirs. They only had the right to, but क्या मैंने क्या बताया कि ऐसा नहीं कि उनकी हो गई वो जगह या फिर वो वहां पे ही रहेंगे या फिर उस जगह को वो देखेंगे, बट क्या है कि जो रेवेन्यू कलेक्ट वो करेंगे, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा वो उनको दे दिया जाएगा। While the Mansabdars themselves served in other parts of the country, ऐसा हो सकता है कि मुझे मनसबदार तो यहाँ का मिला,
कि मैं यहाँ का मतलब मनसबदार कि मैं यहाँ को रूल करूंगी, बट मुझे जागीर हो सकता है यहाँ की दे दी। तो ऐसा नहीं होगा कि जागीर मनसबदारी सब एक ही जगह की मिलेगी, अलग अलग जगह की हो सकती है। अकबर की राय में their jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to be the salary of mansabdar। अकबर में ऐसा हुआ कि जितनी लैंड को एसेस करा गया कि यहाँ से इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, तो इस चीज का अकबर की उसमें ही करा गया कि ताकि इक्वली रहे। बाय औरंगजेब के टाइम तक दिस वाज नो लॉन्गर द केस and the actual revenue collected was often less than granted sum। बट औरंगजेब के टाइम तक ये खराब हो गया सिस्टम, और जितना लैंड होता था उससे उनको उतना रेवेन्यू नहीं मिलता था, मींस नहीं मिलता था, जितनी उनकी सैलरी थी उनको उतने भी पैसे नहीं मिलते थे। दिस was also the huge increase in number of mansabdars which meant a long wait before they received their jagir। और बहुत ज्यादा मनसबदार हो जाते थे। These and other factors created a shortage in number of jagirs। और बहुत ज्यादा मनसबदार हो जाएंगे तो जागिर मीन्स लैंड लोगों को मिल ही नहीं पाएगा, मनसबदार को मिल ही नहीं पाएगा, उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता था, इसलिए फिर एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल व्हेन दे हैड जागीर। और हमें जैसे मुझे पता है कि हो सकता है मेरी 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझसे ये चीज ले ली जाए, तो मैं क्या करूंगी, जिस टाइम में मैं हूँ मैं उससे ज्यादा चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा ले लूं मैं इस टाइम पे, हो सकता है फ्यूचर में मुझे ना चांस मिल पाए। तो ऐसे ही वो करते थे, वो ज्यादा से ज्यादा जब उनको जागीरदार मिलती थी वो तब ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करते थे। जागीर से रेवेन्यू वो बहुत ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करते थे, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर में उनसे ले ली जाए ये पोजीशन और किसी और को दे दे। तो औरंगजेब इतने अच्छे से अपनी चीजों को नहीं देख पाया, और इसलिए उसके बाद जो भी जितने भी सक्सेसर्स आए उसके उसके बाद जितने भी किंग आए वो इतने अच्छे नहीं थे सारे, क्योंकि औरंगजेब ने एक तो बिल्कुल उनकी जो वो था तिजोरी थी, तिजोरी मीन्स उनका जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो गए थे, और इसलिए वो इतने अच्छे से नहीं संभाल पाया। Zat and Zamindar। Now the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry। तो मेन जो इनकम मिलती थी वो टैक्स से मिलती थी, और टैक्स किसको करते थे वो, प्रोड्यूस को, जो पीजेंट प्रोड्यूस करते हैं उसको, on the produce of peasantry। In most places peasant paid taxes through the rural elites, that is headmen of local chiefs। ऐसा नहीं, लोकल चीफ ऐसा नहीं कि वो खुद जाके दे रहे हैं, वो एक जगह से एक जना कलेक्ट कर लेगा सारे और फिर वापस फिर वो दे देगा। द मुगल्स यूज वन टर्म जमींदार, और उसको वो जमींदार कहते थे जो सबके रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और फिर वो जो देगा वो एक जना जो जाके देगा, हेड मीन्स जो भी उनके ऊपर होंगे मुगल रूलर को जो भी देगा वो उसको वो जमींदार कहने लगे, कि वो सब जमींदार कलेक्ट करता था और वो देता। Akbar's revenue minister Todar Mal carried out a careful survey of crop yields, prices and areas cultivated for 10-year period। On the basis of this data tax was fixed on each crop in cash। और टोटल मल जो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्होंने इतना अच्छा केयरफुल एक सर्वे करा था क्रॉप यील्ड्स का, मीन्स कितना क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे क्या प्राइस है उसको, कौन से एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है, एकदम 10 साल का डाटा वो निकालते थे और उसका एवरेज लेते थे। एवरेज तो पता होगा, मीन, उसका मीन लेते थे और इतना उनको देना होता था। तो ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में उनको डिवाइड कर दिया जाता था और फिर उनको देने पड़ते थे। इस रेवेन्यू सिस्टम को कहते हैं जब्त, zabt, whatever you want to call। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts। This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal। अब गुजरात और बंगाल थोड़े दूर दूर हो गए, इतना उनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहता था मुगल्स का यहाँ पे, बट जितने जहाँ पे भी उनका एकदम डायरेक्ट कंट्रोल था वो वहां पे ये केयरफुल अकाउंट करते थे ताकि एकदम सही चीज रहे, कुछ ऐसे मतलब झोल मेल ना हो जाए। In some areas, the zamindars exercised a great deal of power। The exploitation of Mughal administrators could drive them to rebellion। और जमींदार से कंट्रोल करके रखते थे, ग्रेट डील ऑफ पावर होता था उनके। Now zamindars and peasants are of the same caste allied to rebelling against Mughal authority। These peasant revolts challenged the stability of Mughal empire and the from the end of 17th century। और कभी कभी जैसे रिबेल भी कर देते थे, सपोज नहीं है उतनी तो रिबेल कर दिया जमींदार ने भी और
पीजेंट्स ने भी, फार्मर्स ने भी। नाउ अकबरनामा एंड इन ई अकबरी, तो ये बुक्स है कि जिसमें अकबर के बारे में लिखा हुआ है। नाउ अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स एंड कोर्टियर्स, अबुल फजल। अबुल फजल आपने पढ़ा होगा कि ये बहुत अच्छे कोर्टियर्स थे, जैसे बीरबल थे ना, ऐसे ये थे। टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज राइट, कि कैसे हिस्ट्री हिस्ट्री लिखो, मेरे मैं जो करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी हिस्ट्री रखी जाए। नाउ अबुल फजल 3 वॉल्यूम में लिखी है अबुल फजल ने, और उसको नाम दिया अकबरनामा। द फर्स्ट वॉल्यूम में एंसेस्टर्स के बारे में लिखा था, सेकेंड वॉल्यूम में इवेंट्स जो भी हुए, और थर्ड वॉल्यूम में एने अकबरी। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि फर्स्ट में एंसेस्टर्स के बारे में है। सेकेंड बुक में लिखा है क्या क्या इवेंट हुए, मीन्स कहाँ फंक्शन हुआ या फिर कहाँ वो गए, ये हुआ। और थर्ड में उनका लिखा गया कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो, कैसे हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज कैसे कलेक्ट करते थे, ज्योग्राफी क्या थी उनके एम्पायर की, रिच डिटेल्स बताते थे कि कैसे लोग रहते हैं इंडिया में। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी हमारी जो थर्ड बुक थी। तो अकबरनामा की ही तीसरी बुक थी, मीन्स वॉल्यूम होती है ना, तो अकबरनामा की ही थर्ड वॉल्यूम। नाउ नूर जहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट, मेहरून निसा मैरिड द एम्परर जहांगीर इन 1611, में शादी करी जहांगीर ने नूरजहां, बाद में उनका नाम बदल के नूरजहां कर दिया गया इनका, मेहरून निसा। और फिर नूरजहां इन्होंने रिसीव करा टाइटल। शी रिमेन्ड एक्सट्रीमली लॉयल एंड सपोर्टिव टू द monarch. As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side, and on the other name struck the name in the name of Queen Begum Noorjahan. और ये इतनी ज्यादा लॉयल थी कि जहांगीर ने क्या करा, एक जगह तो वो अपना रखते थे कॉइन्स पे, और एक जगह नूरजहां का नाम आता था। The adjoining document in an order of Noor Jahan, the squire seal states, command of her most sublime and elevated majesty Noor Jahan Padshah Begum. The rounded seal states, by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May Noor Jahan पादशाह बी द लेडी ऑफ द एज। तो ऐसा मतलब बहुत ज्यादा हमें इससे पता लगता है कि जहांगीर की कोर्ट में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था उनकी वाइफ का, विच इज नूरजहां। नाउ अकबर सन की फादर की पॉलिसी कैसी है, ये बस है। नाउ द मुगल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, अब क्या हुआ मुगल एम्पायर को 17th सेंचुरी में और उसके बाद। नाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी, कि उनका जो मिलिट्री था या एडमिनिस्ट्रेटर वो जिस तरीके से करते थे, इसलिए उनको बहुत मीन्स बहुत प्रोस्पेरिटी हुई। ट्रेड भी उनका बढ़ा, फिर पैसे भी, इकोनॉमिक गेन, ट्रेड बढ़ा, सब कुछ, कमर्शियल प्रोस्पेरिटी मीन्स बहुत आगे तक उनकी प्रोस्पेरिटी फैली। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल लैंड ऑफ वेल्थ, कि इंटरनेशनल जो बाहर से इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आते थे वो इसको कहते थे कि बहुत ज्यादा वेल्थ है इंडिया में। बट दीज सेम विजिटर्स वर आल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence. बट ऐसा नहीं था कि हर कोई रिच था, पुअर से पुअर भी था, बहुत पॉवर्टी भी थी, और बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी। मीन्स इनइक्वालिटी तो होगी, अगर एक बहुत रिच और एक बहुत पुअर होगा तो इनइक्वालिटी आ जाएगी। Documents from the 20th year of Shah Jahan Rai inform us that the highest ranking Mansabdar was only 445 in number out of total 8,000. मनसब मीन्स मनसब हमने पढ़ लिया क्या था, तो सिर्फ टॉप पे कितने थे, 445, 8,000 में से टॉप पे सिर्फ 445 है, बाकी सब नीचे हैं। This small number a mere 5.6% of the total number of mansabdar. So जितने भी सपोज 100% है, तो कितना 5.6 ही सिर्फ बहुत रिच है, बाकी सब इतने ज्यादा रिच नहीं है। Now the Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods. और मुगल एम्परर्स और मनसबदार अपना बहुत पैसे खर्च करते थे सैलरीज पे और गुड्स पे, मीन्स मुगल एम्परर्स सैलरीज देते थे, तो ऐसे उनका काफी सारा सैलरी भी उनको नहीं मिलती थी, क्योंकि मनसबदार को जाती थी वो डायरेक्ट। दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिशियंस एंड पीजेंट्री हु सप्लाइड देम गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड प्रोड्यूस, but the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of primary producers, the peasants and artisans. But क्योंकि हम बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, तो स्टेट के पास तो आ गए पैसे, बट जो पीजेंट है जो दे रहा है पैसे, उसके पास तो बचे ही नहीं, तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा अपने लिए अच्छा घर नहीं कर सकता, अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकता, ट्रेड नहीं बढ़ा सकता,
तो इसलिए बहुत ज्यादा हमारे में डिस्पैरिटी आ गई कि एक यहाँ पे है, एक एक यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे है हमारा, तो इनइक्वालिटी बढ़ गई। द पुअरेस्ट अमंग देम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग। हैंड टू माउथ क्या, कि जितना भी उनको मिलते थे पैसे वो सिर्फ वो खा लें उससे, वही बहुत बड़ी बात थी। अपने सब कुछ खाना पीना देख लें, वही बहुत बड़ी बात थी। और किसी के लिए तो इन्वेस्टमेंट तो वो कर ही नहीं सकते थे फिर। टूल्स एंड इन्वेस्टिंग की जो टूल्स और सप्लाईज नहीं खरीद सकते थे टू इंक्रीज, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। द वेल्थियर पीजेंट्री एंड artisanal groups, the merchants and bankers profited from the economic world। और जितने ज्यादा पीजेंट्स आगे बढ़ेंगे, आर्टिशंस आगे बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा हमारी हमारे बैंक प्रॉफिट करेंगे, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, मीन्स हमारा मार्केट आगे बढ़ेगा। लोग फिर क्या होता है, जिस लोगों के पास पैसे हैं तो लोग उतना ज्यादा मार्केट में सामान खरीदेंगे, और मार्केट में सामान खरीदेंगे तो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो ये साइकिल होती है। बट अगर हमारे इनके पास ही पैसे नहीं है खरीदने के लिए, तो कुछ आगे बनी नहीं हमारी साइकिल। नाउ द enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। जो इतने पैसे थे उनके पास, इतनी वेल्थ थी, इतने रिसोर्सेस थे, इससे वो बहुत एलाइट बन गए, एलीट बन गए। नाउ एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स धीरे धीरे वो कम होनी शुरू हुई, जैसे सर्वेंट्स, उनके जो सर्वेंट्स थे वो पावरफुल बन गए। अब होता है ना एक सेंट्रल पावर है, सपोज ये वीक होने लगे तो पास में जो स्ट्रांग होगा वो आगे बढ़ जाएगा। दे कॉन्स्टिट्यूटेड, तो ऐसे नई नई डायनेसिटीज बननी शुरू हो गई। Although they continued to recognize Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century the provinces and empire had consolidated their independent political entities। पर ऐसा था कि अलग अलग होने लग गए और कोई और आगे बढ़ गया उनसे। मैंने कहा ना औरंगजेब के बाद नीचे होनी शुरू हो गई थी मुगल डायनेसिटी, तो धीरे धीरे ये बहुत वीक होते चले गए। और जो आसपास की डायनेसिटीज है वो स्ट्रांग होती चली गई, तो आगे चल के उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इंडिपेंडेंट तो कर दिया, बट वो ये कहते थे कि हाँ हम इनके अंडर हैं, बस कहने के लिए कह देते थे कि हाँ हम इनके अंडर हैं, मुगल्स के अंडर, बट वो काम सब कुछ अपने इंडिपेंडेंट करते थे। So this is it with the chapter. I hope now you can solve all these exercise. So please like this channel, subscribe the channel, like this video. Thank you.